कहते हैं कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। हालांकि ये जो न्यूज़ है आपको पहले से मिल चुकी है, लेकिन आज अपन कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देखने वाले हैं। अब आप लोगों के मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या है, मैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो आपको पहले से उनके आंसर पता है कि फोरम डेट कब से है, एग्जाम कब होगी, ये तो आपको बेसिक चीज़ों पता है। लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो फोरम की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, फोरम में सबसे मेन बात या खास बात आपको क्या ध्यान रखना है जो हमेशा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करता है। फोरम फीस कितनी है, फोरम की लास्ट डेट कितनी है, कब तक आप फोरम को अप्लाई कर सकते हो, फोरम फीस की हमने बात कर ली। इसके अलावा क्वेश्चन रहता है कि एज क्राइटेरिया, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एज क्राइटेरिया, कि किसी स्टूडेंट की एज यदि 18 नहीं हुई तो वो एज कब तक 18 होगी, या उनकी 18 एज कब तक होगी, डेट कोई एक क्राइटेरिया यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड ने रखा है, तो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। सिलेबस की भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा छोटी मोटी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट अपन देखने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को पहले आपको पूरा देखना है। फिर भी कोई डाउट्स आता है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है 10 तारीख को यहाँ पर आउट हो चुका था, आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 430 पोस्ट है। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये था कि सर क्या पोस्ट बढ़ेंगी, अभी तक कुछ कह नहीं सकते। अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सीटों की बात करते हैं वो 430 है, चांस है, लेकिन अभी कह नहीं सकते 100% की सीटें बढ़ेंगी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 385 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 45 आपके पास सीटें रहने वाली है। पद को आपको पता है, ठीक है दोस्त। आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा। फॉर्म किस तरीके से अप्लाई होगा, ऑनलाइन। चलिए आगे थोड़ी और बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो दोस्तों पता चलता है कि विशेष जानकारी हमारे को कौन कौन सी ध्यान रखनी पड़ेगी जिस समय हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलो आज ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या रहने वाली है। अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका अप्लाई होगा, राइट। इसके अलावा यदि ऑफिशियल अपन वेबसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है बोर्ड के द्वारा। इस पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। आगे चलते हैं तो बात आती है कि आपको एक SSO ID बनानी पड़ेगी। आपकी SSO ID बनानी पड़ेगी और उस SSO ID के द्वारा ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा। बात क्लियर है। थोड़ा आगे और चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर SSO ID का अपना काम हो चुका है। यहाँ पर ये आपको बनानी पड़ेगी। आप जब कंप्यूटर पे जाओगे तो वहां पर वो जो भाई साहब आपका फॉर्म अप्लाई करेगा वो भर देगा, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन ना करें। चलो आगे जो काम की बातें हैं उन्हीं को अपन ज्यादा फोकस करें। एक बार ये पंजीकरण शुल्क, अब ये बड़े काम की बात। आपने फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म फीस आपकी कट गई, एक बार कट गई तो फिर ध्यान रखना यदि कोई भी मिस्टेक वहां पर होती है तो चांस रहता है कि फॉर्म फीस आपके डबल भी लग जाए। तो इस चीज का विशेष खास ध्यान रखना आपको कि फॉर्म भरते समय कोई भी एक वर्ड की भी आपके पास गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा समय ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल चेक करें, आपका एड्रेस बिल्कुल चेक करें, आधार कार्ड नंबर जो आपके हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से चेक करें। जैसे 10th और 12th की आपको मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड और क्या क्या चाहिए वो अपन एक साथ जब डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी तो वहां पर देखेंगे। लेकिन अपन बात करते हैं कि फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जनरल की बात करते हैं तो 600 रुपए फॉर्म की फीस रहने वाली है, ठीक है सर। चलो फिर बात करते हैं कि अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग हुआ, अनुसूचित जाति हुई और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सर यहाँ पर 400 रुपए फीस रहने वाली है, ठीक। आगे समस्त दिव्यांग की बात करते हैं तो सर यहाँ पर 400 रुपए। तो जनरल की बात कर ली, जो फिजिकल हैंडीकेप है उनकी भी हमने बात कर ली, अनुसूचित जनजाति की भी हमने फॉर्म फीस की बात कर ली, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बार आपका पंजीकरण होगा, यहाँ पर शुल्क OTR आपका एक बार ही पंजीकरण होगा।
मतलब फोरम को आप एक बार ही भर सकते हैं, दोबारा आप भरने की कोशिश करोगे ऐसा वो नहीं भरेगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो भी आपकी सीटें हैं 430, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। विधवा की कितनी है, अदर फीमेल्स की कितनी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी है, ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनको कितनी मिलने वाली है। ये जो पीडीएफ है वो ग्रुप में सेंड कर दी गई है, वहां पर आप चेक कर सकते हो। तो ये जब भी आप फ्री रहो आराम से इसको पढ़ सकते हो सीट के बारे में। फिर इसके अलावा ये इतना काम का है नहीं अपना पेज, ठीक है, तो अपन चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। आ जाओ चलते हैं अपन। भूतपूर्व सैनिक के बारे में मैंने बता दिया, इनको विशेष तरीके से 12 जो भूतपूर्व सैनिक है ना, इनको 12.5% का यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। आपको दोस्तों पता हो तो भूतपूर्व सैनिक है ना, इनको 12.5% आरक्षण मिलता है। ओके डन, इस वैकेंसी में भी 12.5% क्या दिया गया है, इनको आरक्षण दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए यहां पर अपन बात करेंगे, आ जाओ, कि जो भी खिलाड़ी है उनके पास सर्टिफिकेट है। अब कौन कौन से खिलाड़ी जिनके पास सर्टिफिकेट है और किस प्रकार के सर्टिफिकेट है और आप अप्लाई करो तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि आपके पास अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का है आप अप्लाई कर सकते हैं, एशिया ओलंपिक का है तो अप्लाई कर सकते हैं, दक्षिण एशियन ओलंपिक का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एशिया ओलंपिक परिषद से संबंध एशियन खेल परिसंघ हो तो अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल खेल कूद जो अंतरराष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए, इसके अलावा एशियन स्कूल खेल परिसंघ। ये सभी मैंने बात की है कि जो भी आपके पास गेम्स या फिर ओलंपिक से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट आपके पास, तो वो फोरम के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने गेम्स वगैरह की बात कर ली, ठीक है दोस्त, यहां तो कोई डाउट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो पता चलता है कि इसके अलावा और भी यहां पर कुछ गेम्स वगैरह दे रखे हैं स्कूलिंग के। चलो आ जाओ उनकी बात कर लेते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। यदि आप स्कूल के तौर पर या स्कूल के हिसाब से, स्कूलिंग में भी गेम्स वगैरह होते हैं, उनमें भी यदि आपने कोई मेडल्स वगैरह लिया है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में यदि आपने मेडल जीता है तो भी आप यहां पर फोरम को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा आपने कोई डिप्लोमा लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आपने कोई स्पोर्ट्स का डिप्लोमा लिया है तो भाई साहब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने खेलकूद की बात कर ली। मेरे हिसाब से इस प्रकार की डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप फोरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर। दिव्यांग की अपन ने बात कर ली। ब्लाइंडनेस, जो अंधा है भाई, बहरा है, वो भी यहां पर देख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना सर, माफी चाहूंगा यहां पर। नेक्स्ट, इसके अलावा ये हमने दिव्यांगजन की बात कर ली है, अनुसूचित क्षेत्र की हमने यहां पर बात कर ली है। चलो आ जाओ, वेतनमान की बात करते हैं। इसके अलावा यहां पर लेवल 5 आपके रहने वाला है। वेतनमान में कौन सा रहने वाला है, लेवल 5 है ना, लेवल आती है इसमें अलग अलग, तो आपके सुपरवाइजर में लेवल 5 रहने वाला है दोस्त। पात्रता की बात करते हैं, चलो आ जाओ, कि फोरम को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती है कि सर इस बार क्या सीईटी भी रहेगी क्या, तो आपको मैं बता दूं कि सीईटी का यहां पर कोई मामला नहीं है, सीईटी के एग्जाम नहीं लगेगी। जो जितने भी राजस्थान में अदर जो कंपटीशन के एग्जाम है उनमें क्या हुआ कि सीईटी कंपलसरी है, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सीईटी कंपलसरी नहीं है, ये अच्छा गोल्डन चांस है। इसके अलावा जिसके 12th में एग्रीकल्चर हो, क्या हो, 12th में एग्रीकल्चर हो, तो 12th पास स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है। किसी ने बीएससी यदि एग्रीकल्चर से कर रखी है या फिर हॉर्टिकल्चर से कर रखी है ऑनर्स, वो स्टूडेंट इस फोरम को अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, किसी स्टूडेंट के 12th में बायोलॉजी था, क्या था, बायोलॉजी, लेकिन उसने बीएससी ऑनर्स यदि एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर से किया है, वो स्टूडेंट इस फोरम को अप्लाई कर सकता है। कोई डाउट, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है यहाँ तो, ठीक है सर। वीडियो
आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने बात कर ली फोरम की कि भाई कौन कौन फोरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। यहाँ पर आगे आते हैं तो पता चलता है कुछ थोड़ा में कि अन्य योग्यताएं क्या क्या है, स्वास्थ्य की या चरित्र की, ये ज्यादा कुछ इतनी है नहीं। थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अपने राजस्थान में है, क्या अदर स्टेट का स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकता है क्या? तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसको जनरल फाइट करनी पड़ेगी। राजस्थान से यदि अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट है एग्जाम को दे सकता है, लेकिन उसको जनरल फाइट करनी पड़ेगी। ओके डन, आ जाओ। अब आयु की बात कर लेते हैं सर, यहां पर मामला आके अटकता है। आ जाओ, तो 1 जनवरी 2024 तक यदि आपकी उम्र 18 साल हो जाती है, कितनी? यदि 18 वर्ष हो जाती है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट की। ओके डन। या जिसकी उम्र 40 है, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 40 से ज्यादा है तो मामला गड़बड़ हो सकता है, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1 जनवरी 2024 तक उम्र आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके डन। आगे चलते हैं, इसका हमारा यहां पर काम हो चुका है। आगे आ जाओ। उत्तम आयु में अन्य विशेष श्रेणियों, इसके अलावा देखो एक स्पष्टीकरण दिया गया है बोर्ड के द्वारा, यदि आपने नोट किया हो कि बोर्ड द्वारा पूर्व में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 में आयु की गणना 1/1/2022 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे है। मतलब मामला थोड़ा ये निकल के आता है कि किसी की उम्र 40 थी और वह फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता था, तो वहां पर 1 साल की थोड़ी बहुत छूट दी गई है यहां पर। ठीक है दोस्तों, डन। आगे आ जाओ। उच्चतम आयु वगैरह की बात कर ली कि विशेष कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 साल की हर वैकेंसी में छूट दी जाती है। ओके दोस्त, आगे चलते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर विशेष दी गई है कि कितना कोटा आपको मिलेगा। एनसीसी जो भी आपने कर रखी है, आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो वहां पर आप समस्या नहीं होने वाली है। फिर आ जाओ फॉर्म डेट। फॉर्म डेट है भाई साहब 15 जुलाई से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 15 जुलाई से फॉर्म में अप्लाई होने वाले हैं और 13 अगस्त यहां पर रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को, 12 बजे से पहले फॉर्म को अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं दोस्त, आपको मैं बताऊं कि लास्ट डेट का इंतजार करता है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, जैसे ही फॉर्म अप्लाई होते हैं 1-2 दिन की प्रोसेस, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट डेट को फॉर्म भरते हैं, फिर वो भर ही नहीं पाता, साइट वगैरह हैक हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है यार। ठीक है ना, आ जाओ। परीक्षा का माह और दिन, एग्जाम आपकी 21 अक्टूबर को होगी। एग्जाम आपकी फिक्स है दोस्त। आपके दिमाग में यदि कोई डाउट्स है उनको निकाल दीजिएगा कि फॉर्म की डेट आ चुकी है, एग्जाम की डेट तो पहले ही आ चुकी थी यार, तो 21 अक्टूबर को आपकी एग्जाम होगी, समय आपके पास बिल्कुल कम है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपका जो SSO ID है उस पर आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपका SSO ID पर आपका जो प्रवेश पत्र है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा यहां पर ज्यादा कुछ खास जानकारी यहां पर है नहीं। आवेदन कैसे करें तो मैंने बता दिया, आपकी SSO ID बनेगी, SSO ID से पूरा फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है ना। अब फॉर्म भरते समय आप एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म भरे तो ईमेल ID खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए जो हमेशा चालू रहे। चीज का ध्यान रखना, जो गलतियां करते हैं, ईमेल ID खुद की होनी चाहिए, जो फोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर वो खुद के होने चाहिए, जो हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा बोर्ड है वो पहुंचा देगा समय समय पर कि भाई इसमें बात करूं मैं कि पर जो एडमिट कार्ड वगैरह है कब आएंगे, एग्जाम कब, पूरी प्रोसेस वहां पर आपको दे दी जाएगी। ठीक है सर। अब इसके अलावा जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, देखो सुन लो भाई, ध्यान रखना इस चीज का। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। आपका सिग्नेचर स्पष्ट तरीके से, थंब का मैं बात करूं तो वो सही होना चाहिए, सिग्नेचर की मैं बात करूं या थंब की मैं बात करूं तो इसका विशेष ध्यान रखें। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो आपकी रंगीन होनी चाहिए, लेकिन 6 माह पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स पुरानी फोटो लगा देते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। मोबाइल से खींची हुई फोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोटो की बैकग्राउंड में कलर व्हाइट होना चाहिए, सुन लेना भाई, हल्के रंग की फोटो हो सकती है, फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं आप। ठीक है सर।
फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50%, ये नॉर्मली सी बात होगी। दूसरी बात, यदि आप चश्मा लगाते हैं कंटिन्यू, कि आंखों में प्रॉब्लम है, कंटिन्यू आप यदि चश्मा लगाते हैं तो वो फोटो भी चश्मे में ही खिंचवाए। ऐसा नहीं कि आप चश्मा लगाते हो कंटिन्यू और फोटो को, जब फोटो आप खिंचवा रहे हो तो आपने क्या किया कि चश्मे को उठा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। चश्मा लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं लगाए, फैशन वाले चश्मे बिल्कुल भी ना लगाए। और इसके अलावा जो फोटो नॉर्मल होती है उसी प्रकार की आप फोटो बनवाए, पासपोर्ट साइज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात हो गई। इसके अलावा A4 साइज में आप फोटो बना सकते हैं। पिक्सल वगैरह तो यार जो फोटो खींचेगा उसको पता है किस तरीके से क्या होगा, ठीक है ना। OTR वगैरह मैंने बता ही दिया है। तो फीस की हमने बात कर ली है। इसके अलावा फॉर्म कब से अप्लाई होगा उसकी हमने बात कर ली, एग्जाम डेट की भी हमने बात कर ली है। बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये जो PDF है आपको मिल जाएगी ग्रुप में। विवाहित महिलाओं के लिए या फिर जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तरीके से अलग से सीटें दी गई हैं, ठीक है ना। आवेदन में गलत सूचना ना भरे, सूचना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फिर कहते रहोगे कि सर हमने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी। फिर यहाँ पर अपन थोड़ी सी सिलेबस की बात करते हैं। तो इतना तो पता होगा यार कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, राजस्थान का GK, हिंदी और एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चन है, GK के 25 है और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है और 300 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नेगेटिव आपको पता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 1/3 आपके नेगेटिव रहने वाली है। जो पेपर है आपके 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है दोस्त। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। और इसके अलावा सिलेबस की मैंने बात की थी, सिलेबस का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देखना, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बता दी। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट्स आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।